बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम हिंदी फर्स्ट का पार्ट 15 पढ़ेंगे। आकाश की 7 सीढ़ियाँ, पेज नंबर है 114। इस पार्ट में कोई भी काम को करने सफल बनाने के लिए हमें बहुत अभ्यास की ज़रूरत होती है। आज ऐसा ही एक पार्ट पढ़ेंगे जिसमें सफलता पाने के लिए 7 सीढ़ियों के रूप में परीक्षाओं का वर्णन किया गया है। हम पढ़ना शुरू करते हैं, तो आप भी पेज नंबर 115 पर देखेंगे और पढ़ेंगे अपनी अपनी किताब खोलकर। एक दिन सवेरे सवेरे अखबार पढ़ते समय मैंने रॉकेट पायलट के साक्षात्कार हेतु एक विज्ञापन देखा। विज्ञापन यानी उसका एडवर्टाइजमेंट वो देखा। मैंने फौरन आवेदन कर दिया। आवेदन करना मतलब उसमें आप फॉर्म भर दिया। बुलावा पाकर मैं मुंबई पहुंचा। देखा भारत की कई जगहों से अनेक प्रार्थी वहां एकत्रित थे। प्रार्थी यानी कि जो प्रार्थना उन्होंने जिसने फॉर्म भरा था वहाँ पर बहुत सारे एकत्रित यानी इकट्ठे थे। उनमें से कई पहलवान भी थे। मुझे देखकर सब हंस पड़े। मैं अधिक लंबा नहीं हूँ तो क्या हुआ, मैं भला क्यों हार मानूं। परेशान न होकर मैं परीक्षण की प्रतीक्षा करने लगा। वो सब हंस रहे थे लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो अपने परीक्षण यानी कि परीक्षा का इंतज़ार करने लगे। टन घंटा बजा। न जाने कहाँ से निकलकर अचानक एक डॉक्टर हमारे सामने खड़ा हो गया। हमें परीक्षण प्रकोष्ठ में ले गया। परीक्षा के कमरे में, प्रकोष्ठ यानी कमरे में ले गया। 7 बड़े बड़े संदूक दिखाकर बोला, सुनिए, यह है स्वर्ग को जाने की 7 सीढ़ियाँ। उसने क्या बताया? 7 संदूक बताए, जो कि उसने कहा कि स्वर्ग जाने की 7 सीढ़ियाँ हैं। इन्हें पार करने वाला स्वर्ग जा सकता है, ऐसा हम मान लेंगे। उसके बाद उसे रॉकेट पायलट का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इतना कहकर मुझे पहले संदूक की ओर भेज दिया। उस संदूक का नाम था धूप अंधेरी पेटी। पहले संदूक का नाम क्या था? धूप अंधेरी पेटी। रॉकेट में जाने वालों को अंधेरे और एकांत में बहुत दिनों तक रहना पड़ता है। मैं अंधेरे में रह सकूंगा या नहीं, इसकी परीक्षा वहाँ होनी थी। मुझे संदूक के अंदर ढकेलकर डॉक्टर ने दरवाज़ा बंद कर दिया। देखते ही देखते धूप से संदूक की बत्ती बुझ गई। उसके बाद घिर आया मिचमिचाता अंधकार। बिल्कुल अंधेरा हो गया, जहाँ कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। ठीक है, चारों ओर सूनापन। मैं चुपचाप बैठा रहा। चारों तरफ सन्नाटा दौड़ रहा था, वहाँ पर कोई आवाज़ नहीं। तो वो चुपचाप बैठा रहा। चारों ओर लटक रही थी तारों की लड़ियाँ। बाहर तारों के जरिए वे लोग मेरे शरीर और मन की परीक्षा कर रहे थे। एकाएक दरवाज़ा खुला। अचानक दरवाज़ा खुला। प्रकाश देखकर मैं खुशी से पुलकित हो उठा। वो खुशी से झूम उठा। लगा मानो मैं 1000 वर्षों की तपस्या के बाद आँख खोलकर अभी अभी उठा हूँ। उसे ऐसा लगा कि वो बहुत सालों की तपस्या करके अब उठा है। उसके बाद मैं दूसरे संदूक में गया। वह था शैतान चक्री संदूक। दूसरे संदूक का नाम था शैतान चक्री संदूक। जैसा नाम वैसा काम। उसमें घुसते ही डॉक्टर ने मुझे पैर सिकोड़कर आराम से सोने को कहा और फिर से दरवाज़ा बंद कर दिया। ये संदूक ठीक वैसे ही घूमने लगा जैसे रॉकेट पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। धीरे धीरे मेरा शरीर झंझनाने लगा। फिर ऐसा लगा मानो शरीर की मांसपेशियाँ खिंच रही है। धीरे धीरे उसका शरीर झंझनाने लगा और ऐसा लगा कि शरीर की मांसपेशियाँ खिंचने लगी हैं। बड़ी देर के बाद चक्री रुक गई। डॉक्टर भी घूमते दिखाई पड़े। किंचित थोड़ा मुस्कुराकर मेरी ओर देखते हुए उन्होंने कहा, किंचित यानी थोड़े से मुस्कुराते हुए उन्होंने मुझे देखा और कहा, तुम्हारा मनोबल काफ़ी है, तुम्हारा मन का बल बहुत अच्छा है, शरीर की सहन शक्ति भी अच्छी है। तुम्हें मालूम है इस चक्री में तुम प्रति घंटा 70
70,000 मील की रफ्तार से घूम रहे थे। यदि सचमुच रॉकेट में होते तो अब तक कहाँ पहुँच गए होते। उसने बताया, डॉक्टर ने, कि तुम इसमें प्रति घंटा 70,000 मील की रफ्तार से घूम रहे थे। कितने मील की? 70,000 मील की रफ्तार से घूम रहे थे। मन ही मन मैंने अपने योग गुरुजी का स्मरण किया। उसने मन ही मन अपने अंदर ही अंदर उसने अपने गुरुजी को याद किया। इतना कष्ट मैं केवल प्राणायाम और आसन के कारण ही तो सह सका हूँ, क्योंकि वो उसके योग गुरुजी उसके साथ प्राणायाम करता था और आसन करता था, व्यायाम करता था। उसके कारण वो इतना सब कुछ सह पाया है, कष्ट यानी दुख सह पाया है। उसके बाद मुझे लाख की कोठरी नाम के तीसरे संदूक में भेजा गया। तीसरे संदूक का नाम क्या था? लाख की कोठरी। नाम सुनकर ही मैं चकरा गया। मुझे घुसते ही कमरे को गर्म कर दिया गया। रॉकेट जब महाकाश से लौटकर पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, जब वो उस समय वह इसी तरह गर्म हो जाता है। जब रॉकेट आकाश से उतरता है पृथ्वी पर, तो उसमें वो इतना गर्म हो जाता है। देखते ही देखते मेरे चारों तरफ धुआं उठने लगा। मैं पसीने से लथपथ होने पर भी बैठा रहा। आधे घंटे के बाद मैं बाहर निकला। डॉक्टर ने कहा, अच्छा, लगता है तुम आग में भी नहीं जलोगे। बाद में सुना, मेरी कोठरी का तापमान था 103 डिग्री फ़ारेनहाइट। 103 डिग्री फ़ारेनहाइट था उस कोठरी का तापमान। वहाँ से मैं ध्वनि प्रकोष्ठ में गया। यहाँ मेरे कानों में रुई का फाल लगाकर कई तरह की तीखी आवाज़ें की गई। सिर पर हाथ लगाया तो बाल भी गर्म होने लगे थे। ध्वनि प्रकोष्ठ यानी जहाँ पर बहुत तेज आवाज़ें हो रही, उस कमरे में गए। सिर पर हाथ लगाया तो बाल भी उसके गर्म हो रहे थे। डॉक्टर ने बताया था कि नाद के थपेड़े से बाल गर्म हो जाते हैं। जो स्वर निकलता है, आवाज़ें निकलती है, उससे बाल भी गर्म हो जाते हैं। यदि रॉकेट पायलट ध्वनि न झेल सके तो बड़ी मुश्किल होगी। रॉकेट जब ज़मीन से उठता है, आकाश को चीरने वाली भयंकर गर्जना करता है। इस ध्वनि से व्यक्ति पागल भी हो सकता है। जो भी हो, मैं नाद की कोठरी से आराम से निकल आया। उस स्वर जो तेज तीखी आवाज़ों वाला कमरा था, उससे भी वो बाहर निकल आया। 5वें संदूक का नाम था नाचने वाला संदूक। 5वें संदूक का नाम क्या था? नाचने वाला संदूक। रॉकेट में बैठकर व्यक्ति अनेक धक्के खाने होते हैं। फिर व्यक्ति को उस स्थिति में दिखा ज्ञान सही रहता है या नहीं जानना भी जरूरी है। संदूक नाचने कूदने लगा, घूमने लगा। मैं संदूक के संग नाचता रहा। नाचने वाले बक्से से निकलते ही उन लोगों ने मुझे 6वें संदूक में भर दिया। इस संदूक का नाम था भार शून्य संदूक। इस संदूक का नाम था भार शून्य संदूक। इसमें कुछ ऐसी खूबी है कि संदूक में घुसते ही मेरी देह का वजन गायब हो गया। यानी कि उसके शरीर का वजन ही नहीं, कुछ भी नहीं रहा। शरीर तो रहा पर वजन नहीं रहा, बिल्कुल भी वजन नहीं रहा। बड़ी तकलीफ देह स्थिति थी, बहुत परेशानी वाली स्थिति, उसको मुश्किल वाली स्थिति थी। पृथ्वी के ऊपर बहुत ऊंचे जाने पर एक ऐसा क्षेत्र आता है जहां रॉकेट पायलट की देह से बाहर चला जाता है। पृथ्वी के ऊपर जब वो बहुत ऊपर जाने पर एक ऐसा समय आता है, एक क्षेत्र आता है जहां पर रॉकेट पायलट की देह यानी कि उसके शरीर का वजन चला जाता है। सबसे ज़्यादा कष्ट महाशून्य नाम के 7वें संदूक में होता है। 7वां संदूक कौन सा था? सबसे ज़्यादा कष्ट महाशून्य नाम के, महाशून्य जिसका नाम है, पर वास्तविक रॉकेट पर चढ़ने का मज़ा तो यहीं मिलता है। रॉकेट पायलट की पोशाक, मुखौटा यहाँ मिलते हैं। 7वें संदूक में जब उसको भेजा जाता है तो वहाँ पर रॉकेट पायलट की ड्रेस मिलती है और वहाँ उसका मुखौटा यानी कि उसको पहनने का मिलता है। पहले उन्होंने मुझे पर्याप्त ऑक्सीजन दी। उसके बाद मैं रॉकेट पायलट की पोशाक पहनकर महाशून्य संदूक के अंदर गया। मैं कंधे पर लटकती हुई ऑक्सीजन की थैली से सांस ले रहा था।
क्योंकि बहुत ऊपर जाने पर ऑक्सीजन नहीं होती है, तो उसमें ऑक्सीजन से की थैली से ही हमें काम चलाना पड़ता है। इस बीच मेरी सीट के पास एक गिलास में पानी रख दिया गया। निश्चय ही पीने के लिए नहीं, फिर किस लिए? उसको समझ में नहीं आ रहा था कि पानी पीने के लिए नहीं है तो किस लिए रखा गया। मैं प्रतीक्षा करने लगा, वह इंतज़ार करने लगा। अचानक घूं घूं करते हुए एक यंत्र चलने लगा। मुझे लगा कि मेरे शरीर को कोई चूस रहा है। मेरे आसपास हवा सोखी जा रही थी। हवा का स्थल भरने के लिए मेरी पोशाक फूल उठती थी। मेरी आँखों के सामने 1 मीटर का कांटा धीरे धीरे घूम रहा था। उसके सामने एक जो मीटर लगा हुआ था वो धीरे धीरे चलने लग रहा था। ऊंचाई नापने का यंत्र जो दिखा रहा था, जो इसमें एक ऊंचाई नापने का यंत्र भी था जो दिखा रहा था 10,000 फुट, 15,000, 20, 30, 40, 50 और 60,000 फुट। ओह, इसके बाद 70,000 फुट की ऊंचाई दिखा रहा था। मैं वस्तुतः ऊपर को नहीं उठ रहा था, वो ऊपर तो नहीं उठ रहा था उस संदूक में, लेकिन वो सब उसमें बता रहा था कि ऐसे होने पर इतनी ऊंचाई पर होते हैं। परंतु 70,000 फुट ऊपर पहुंचने पर जो हो सकता है वो सब हो रहा था उस संदूक के अंदर। मेरी पोशाक न होती तो मेरी चमड़ी मेंढक की तरह फूलकर फूट गई होती। अगर उसके पास वो पोशाक जो उन्होंने उसको ड्रेस दी थी, अगर वह उसने नहीं पहनी होती तो उसकी चमड़ी भी मेंढक की तरह फूलकर फूट गई होती। फिर यंत्र की सुई ने दिखाया 75,000 फुट। तभी मैंने नीचे देखा, गिलास का पानी खदकने लगा था। 75,000 की ऊंचाई पर पानी भाप बन जाता है। डॉक्टर ने कहा, यदि पोशाक न होती तो खून इसी तरह भाप बनकर उड़ जाता। अगर उसने ये पोशाक यानी कि ये रॉकेट पायलट की ड्रेस नहीं पहनी होती तो उसके शरीर का जो खून था वो भी भाप बनकर उड़ जाता। मेरी पोशाक में एक माइक्रोफोन भी लगा था। उसे मुंह के पास लेकर मैं अचानक बोल उठा, हेलो, मैं युधिष्ठिर बन गया हूँ। नरक दर्शन पूरा हो गया। अब मैं स्वर्ग जाऊँगा। आप सुनकर खुश होंगे कि मुझे रॉकेट पायलट चुन लिया गया। तो ये हमारे ये रॉकेट, यहाँ पर आकाश की 7 सीढ़ियाँ नामक पाठ समाप्त होता है। थैंक यू।